हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लॉयर्स रूम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो मैंने जो कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ही इजी वे में समझाने के लिए बनाए हैं। और आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस से। विटनेसेस मतलब गवाही होता है और गवाह के जो परीक्षण होता है कोर्ट में उसका मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ये चैप्टर 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है फ्रॉम सेक्शन 135 टू 166। इसमें हमको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन कैसे होता है विटनेस का, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है विटनेस का, और विटनेस जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना क्रेडिट वर्दी है, कितना रिलीवेंट है, कितना अनरिलीवेंट है। ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में पता चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोर्ट में विटनेस कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये हमको सेक्शन 135 में बताया गया है कि कोर्ट में किस ऑर्डर में विटनेस से प्रोड्यूस करते हैं और फिर किस ऑर्डर में उनका एग्जामिनेशन होता है विटनेसेस का। तो इसके लिए सीपीसी सिविल के लिए है और सीआरपीसी क्रिमिनल के लिए है, जिसमें पूरा बताया गया है, प्रोसीजर बताई गई है कि सिविल केसेस में किस हिसाब से प्रोसीजर चलती है और क्रिमिनल केसेस में किस हिसाब से प्रोसीजर चलती है। तो उसमें ये भी बताया गया है कि की ऑर्डर जो विटनेसेस को प्रोडक्शन करने का और एग्ज़ामिन करने का ऑर्डर क्या होता है। अगर किसी लॉ में ये नहीं बताया गया है, तो फिर कोर्ट डिसाइड करती है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि किस ऑर्डर में विटनेसेस को एग्ज़ामिन और प्रोड्यूस करना है कोर्ट के सामने। जैसे कि इन क्रिमिनल केसेस में अगर किसी गवर्नमेंट के विरोध कोई केस चल रहा है, तो फिर उसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है गवर्नमेंट की तरफ से वो केस स्टार्ट करता है। अगर कोई प्राइवेट है तो फिर जिस पार्टी ने लगाया है, केस लगाया है, वो पहले एग्ज़ामिन करेगा विटनेसेस का। ये सेक्शन 284 से लेके 290 ऑफ सीआरपीसी में मेंशन्ड है। अब सिविल केसेस में जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, वो पहले विटनेसेस को एग्ज़ामिन करेगा। ये ऑर्डर 26 रूल 1 टू 8 में सीपीसी में पता है चलता है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 136 की, जो बताता है कि जजेस की क्या इम्पोर्टेंट होती है कोई भी एविडेंस को एडमिट करने के लिए कोर्ट में। तो ये बताना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है वो होता है जज का कंसर्न। अगर जज चाहे तो वो एविडेंस को अलाउ भी कर सकता है, और अगर जज नहीं चाहता है तो उसको लगता है कि रिलेवेंट नहीं है तो वो डिसअलाउ भी कर सकता है। मतलब वो एडमिट भी कर सकता है और एडमिट के लिए मना भी कर सकता है एविडेंस को। तो इसके जैसे सेक्शन 5 में बताया गया है हमको इंडियन एविडेंस एक्ट की कोई भी फैक्ट होता है, जो फैक्ट इन इश्यूज से और या फिर रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होता है, तो वो एडमिसेबल होता है। तो ये डिसाइड कौन करता है? ये करता है जज डिसाइड कि वो रिलेवेंट फैक्ट है कि नहीं है। तो वो जज जो है वो पूछ सकता है जो भी ये विटनेसेस प्रोड्यूस कर रहा है कि जो भी ये विटनेसेस हैं और जो भी ये एलिग्ड फैक्ट्स बता रहे हैं या फिर रिलेवेंट फैक्ट्स बता रहे हैं, तो क्या वो इस फैक्ट इन इश्यू से रिलेटेड है या नहीं है। अगर वो उसको जज को लगता है कि लाइक हाँ, ये प्रॉपर फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, तो वो उनको अलाउ कर सकता है, नहीं तो वो डिसअलाउ भी कर सकता है। सेकंड रूल हमारा ये बोलता है कि जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट पे डिपेंड होता है, तो हमको पहले दूसरा फैक्ट जो है उसको प्रूव करना पड़ता है, और जब वो दूसरा फैक्ट फैक्ट प्रूव हो जाता है, तब हम उसके अकॉर्डिंगली हम पहले फैक्ट को प्रूव कर सकते हैं। ये सेक्शन जो है ना वो रीड किया जाता है विद सेक्शन 104 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें 2 एग्ज़ाम्पल भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं कि जिसमें एक पर्सन किसी का डाइंग डिक्लेरेशन देता है। तो वो डाइंग डिक्लेरेशन कब दे सकता है? जब पहले उसको दूसरा फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा कि जो आदमी का वो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, वो आदमी मर चुका है। तभी वो उसका डाइंग डिक्लेरेशन दे सकता है। तो इसमें पहले दूसरी बात को उसने प्रूव किया और फिर वो उसने फर्स्ट फैक्ट को प्रूव किया।
ऐसे ही अगर किसी डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट कॉपी को हमको एडमिट कराना है, तो हमको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा जो कि ओरिजिनल कॉपी खो गई है, उसको प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए हम डुप्लीकेट कॉपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कोर्ट को हमको बताना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा ताकि वो एडमिट कर सके। रूल थर्ड जो होता है वो फर्स्ट और सेकंड का एक्सेप्शन है। इसमें बोला गया है कि अगर जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट पे डिपेंड करता है तो वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो फर्स्ट फैक्ट को मान ले और बोले कि उसको प्रूव करो या फिर वो सेकंड फैक्ट को बोले कि पहले सेकंड प्रूव करो, फिर फर्स्ट प्रूव करो। तो वो पूरा का पूरा कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। इसके बाद आता है सेक्शन 137 जो बताता है एग्जामिनेशन इन चीफ। ये सिंपल भाषा में बोल रहे हैं कि जैसे 2 पार्टी है ए और बी। ए ने केस किया बी के ऊपर, तो ए ने अपने विटनेसेस बुलाए और उनका पहले एग्जामिन किया, उसको बोलेंगे कि एग्जामिन इन चीफ। ए ने अपने विटनेस बुलाए, उनका एग्जामिन किया बी ने और बी के रिप्रेजेंटेटिव या लॉयर ने, तो उसको बोलेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन। जब बी के रिप्रेजेंटेटिव या बी क्रॉस एग्जामिन कर लेता है ए के विटनेसेस को और फिर लगता है कि ए को कि वापस से मुझे क्रॉस एग्जामिन करना है मेरे विटनेसेस का, तो उसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन। अगर कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता है तो वो अलाउड नहीं है कोर्ट में, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ उसका एक्सपर्ट ही दे सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन 138 की जो बताता है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन कि एग्जामिनेशन का ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विटनेस जब भी बुलाया जाता है तो पहले सबसे पहले उसका होता है एग्जामिन इन चीफ। मतलब जो पार्टी अपने विटनेस को बुलाती है उसका पहले वो एग्जामिन करती है। सपोज करो कि ए और ए ने बी पे केस किया तो जो ए पहले अपने विटनेसेस को बुलाएगी, पहले उसका एग्जामिन करेगी। अगर एडवर्स पार्टी को लगता है कि मेरे को भी उसका एग्जामिन करना है, तो फिर वो उसका विटनेस ए के विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिन करता है। और अगर उसके बाद फिर ए को लगता है कि मुझे फिर से एग्जामिन करना है, तो वो री-एग्जामिन कर सकता है, जैसा कि हमने सेक्शन 137 में देखा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि जो एग्जामिनेशन होती है और क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, वो फैक्ट वो जो फैक्ट पे होता है, वो रिलेवेंट होना चाहिए किससे? फैक्ट इन इश्यू से। बट क्रॉस एग्जामिनेशन में थोड़ा-सा वाइडर स्कोप दे रखा है कि वो वहाँ तक कन्फाइंड नहीं है कि सिर्फ़ वो जो पर्टिकुलर विटनेस बात कर रहा है, उसी फैक्ट के बारे में बात करे। वो थोड़ा-सा इधर और उससे थोड़ा ज़्यादा भी विटनेसेस से पूछ सकता है, ताकि वो पता कर सके कि विटनेस सही बोल रहा है कि नहीं। इसलिए थोड़ा-सा क्रॉस एग्जामिनेशन में थोड़ा ज़्यादा स्कोप दिया गया है एज़ कम्पेयर टू एग्जामिनेशन। री-एग्ज़ामिनेशन का डायरेक्शन कब मिलता है? जब कोई मैटर को एक्सप्लेन करना पड़ता है फिर से क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के बाद और अगर कोई नया मैटर आता है तो फिर वापिस से एडवर्स पार्टी को जो है वो वापिस से चांस दिया जाता है कि आप वापिस से क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं विटनेसेस का। अब हम केस की बात करते हैं एक काल्पना बेन वर्सेस एनजे आचार्य 1995 उसमें बोला गया था कि जब भी कोई विटनेसेस को हम कोर्ट में बुलाते हैं और उस तो दोनों पार्टी को एग्जामिन करने का पूरा फेयर चांस मिलना चाहिए। अगर एक पार्टी एग्जामिन करती है और दूसरा पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर पाती है या नहीं करने देते हैं उसको तो वो एक फेयर चांस नहीं होता, वो एक फेयर ट्रायल नहीं होता। ये वही बताया गया है कि अगर एडवर्स पार्टी को क्रॉस करने का मौका नहीं मिलता सॉरी इसमें ये बताया गया है कि अगर एडवर्स पार्टी अगर क्रॉस नहीं करती है किसी भी विटनेस को, तो ये माना जाएगा कि जो एडवर्स पार्टी है वो एडमिट कर रही है विटनेसेस का फैक्ट। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, कोर्ट भी ये देखती है कि जो फैक्ट वो विटनेसेस दे रहा है वो रिलेवेंट है कि नहीं है। दूसरा दूसरा जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि लाइक क्रॉस एग्जामिनेशन का अगर किसी को पार्टी को चांस नहीं मिलता है,
तो फिर हमको ये माना जाएगा कि लाइक वो जो एविडेंस प्रेज़ेंट किया था विटनेस ने वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए वो चांस नहीं दिया गया है क्रॉस एग्ज़ामिन करने का। इस इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 139 की। इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी भी पर्सन को समन करके बुलाया जाता है कि आप आके एज़ अ विटनेस कोई डॉक्यूमेंट पेश करो और सारे फैक्ट्स बताओ उसके बारे में, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक किसी विटनेस को एज़ अ विटनेस कॉल नहीं करता है कोर्ट, तब तक उसकी प्रेज़ेंस जो होती है वो अनवांटेड होती है और उसे क्रॉस एग्ज़ामिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीन्स विटनेस को अगर आपको बुलाना है तो पहले आपको उसको समन भेजना पड़ेगा एज़ अ विटनेस ओनली। सेक्शन 140 में बताया गया है कि अगर कोई किसी के विटनेस के कैरेक्टर के बारे में बात करता है, अगर कोई पर्सन किसी विटनेस के बारे में कोई विटनेस किसी पर्सन के कैरेक्टर के बारे में बात करता है और गवाही देता है, तो जो पर्सन जो गवाही दे रहा है किसी के कैरेक्टर के बारे में, उस पर्सन को क्रॉस एग्ज़ामिन और री एग्ज़ामिन भी कर सकते हैं ताकि हम उस ये प्रूव कर सकें कि जो पर्सन गवाही दे रहा है किसी के कैरेक्टर के बारे में, वो खुद ही एक रिलायबल पर्सन नहीं है और उसकी गवाही जो है वो नहीं मानना चाहिए। और जो री एग्ज़ामिन करता है वो पर्टिकुलर पर्सन इसलिए करता है कि नहीं, हमने जो गवाह विटनेस बुलाया था उसकी गवाही रिलीवेंट है और वो एक क्रेडिट वर्दी वो है। तो दोनों अपने-अपने पक्ष के हिसाब से उसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं कि जो पर्सेंट गवाही दे रहा है किसी के कैरेक्टर के बारे में, वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 141 बताता है लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में। लीडिंग क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो क्वेश्चन एग्जामिनर होता है वो पहले से ही उसमें कुछ हिंट दे देता है क्वेश्चन में ताकि जो विटनेस है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर उसको रिवर्ट करे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें थोड़ा-सा हिंट दिया जाता है कि लाइक किसी से पूछा क्या तुम वहाँ रहते हो उस XYZ पे रहते हो? तो विटनेस को थोड़ा-सा हिंट मिल गया कि मुझे यही बोलना है कि मुझे XYZ पे ही रहता हूँ। लाइक इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्ज़ामिनर को ऐसे आंसर मिलता है जो उसको चाहिए होता है। तो इसीलिए हम इनको क्वेश्चंस को बोलते हैं कि लीडिंग क्वेश्चंस। सेक्शन 142 बोलता है कि लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछना चाहिए। तो लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछना चाहिए, री एग्जामिनेशन में नहीं पूछना चाहिए, जब एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट करे तब नहीं पूछना चाहिए और अगर आपको पूछना भी है तो फिर कोर्ट की परमिशन चाहिए। कोर्ट तभी परमिट कर सकती है लीडिंग क्वेश्चन जबकि वो लीडिंग क्वेश्चन जो है वो इंट्रोडक्टरी मतलब किसी चीज का इंट्रोडक्शन दे रहा हो या फिर वो अनडिस्प्यूटेड कोई बात कर रहा हो जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुकी हो। तो ऐसे चीज में कोर्ट जो है वो अलाउ कर सकती है लीडिंग क्वेश्चंस। सेक्शन 143 क्या बोलता है कि ये कब पूछे जाते हैं लीडिंग क्वेश्चन? तो लीडिंग क्वेश्चन हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ताकि हम सामने वाले जो विटनेसेस हैं, उनको समझ सकें कि लाइक वो कितने एक्यूरेट हैं, कितने उनकी क्रेडिट वर्दी है, कितना जनरली रिलायबल हैं, कितना वो सही आंसर दे रहे हैं। तो हम उसके लिए उनसे ऐसे लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि हम उनकी क्रेडिट वर्दीनेस, उनकी रिलायबिलिटी, उनकी रिलेवेंट फैक्ट्स सब चीज़ कोर्ट में प्रूव कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत-बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सेव कीजिए मेरा वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा वीडियो। अगर आप मेरे को चैनल इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं, तो ये मेरा आईडी है। आप इस पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।